अस्सलामुअलैकुम, जुमा मुबारक। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो जब हम जुम्मे को कहते हैं कि जुम्मा मुबारक और नया दिन, तो हमें साथ एक चीज का और इंतजार रहता है, हैप्पी छुट्टी का ना, एक छुट्टी का। इस बार तो हम हैप्पी छुट्टी मना के आए हैं। हाँ, अब हम कल मना के हैं, आज हम काम करेंगे, हम कल फिर मनाएंगे, फिर परसों काम करेंगे। अच्छा ठीक है। ये मेरी तरफ इसलिए ऐसे देख रहे हैं क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा सा भाग जाती हूँ इस वीकेंड पे, और इस बार ऑपोजिट करते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, इस दफा हम इनको भागने देते हैं। ठीक है, मंजूर है, पक्का हो गया। आपका गुस्सा ठंडा हो गया? नहीं, मेरा गुस्सा है भी नहीं। मैं तो जनाब, नया दिन और नई बात, लेकिन हम वही पुरानी दरख्वास्त आपसे करें कि जनाब कोरोना की वबा है, एहतियात इसकी वाहिद। ये दरख्वास्त आपने किससे की है? पूरी अवाम से की है, हुक्मरानों से भी की है जी, हुक्मरानों से भी की है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तीसरी लहर में कोरोना के वार जारी है। 24 घंटों में मजीद 63 अफराद की जान चली गई है, और अगर अमवात की मजमूई तादाद की बात करें तो 14,091 हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 4,368 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर वो बढ़ते गए तो सूरत हाल बिगड़ जाएगी। एग्जैक्टली 10% से भी ज़ायद इस वक्त पॉजिटिविटी रेशो पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहा है। अलार्मिंग सिचुएशन है। लेट्स सी इसको टैकल करने के लिए कुछ नई हिकमत अमली अपनाई जाती है, या कि इसको इसी तरह से टैकल किया जाएगा जिस तरह से हम माजी में देखते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, खूबसूरत से अल्फाज का इस्तेमाल, लेकिन हैंडसम लॉकडाउन। लेकिन लेट्स सी जी अब क्या होता है। जब हम बात कर रहे हैं कोविड की, और ऐसे में जिस तरह महक ने कहा जी के एहतियात करनी चाहिए, तो ऐसे में इमरान खान साहब की एक तस्वीर शिबली फराज साहब ने शेयर की कि वो मीटिंग कर रहे हैं और मीडिया टीम से मीटिंग कर रहे हैं। फैसल जावेद भी इसमें मौजूद हैं, शिबली फराज साहब भी इसमें मौजूद हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूर है, पर इंडोर मीटिंग हो रही है। मास्क ज़रूर पहन रखा है, लेकिन इस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई अभी आपको 4-5 दिन हुए, आपने मीटिंग क्यों बुलाई? आपको मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी। वर्चुअल मीटिंग हो सकती है। लोग शेयर करें, जब बोरिस जॉनसन को कोविड हुआ था तो उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की थी। तो दैट्स हाउ हमें एग्जाम्पल सेट करने चाहिए उस वक्त, जबकि स्टेट के लेवल पर हम ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको SOPs को फॉलो करना है। मास्क आपने पहना, के साथ साथ जब किसी को कोविड होता है तो उसके लिए एक हिदायत जारी होती हैं कि आपको 10 डेज आप आइसोलेशन रखनी है, क्योंकि जो फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम है उसके बाद से लेकर 10 दिन तक की नई गाइडलाइंस हैं कि आपको आइसोलेशन बरकरार रखनी होती है। ऐसे में इस तरह की मीटिंग करने से मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तनकीद इसलिए हो रही है। हो सकता है ये सोच के भी कर दी गई हो मीटिंग के कोविड है लेकिन काम जारी रखें, लेकिन फिर वही बात है जो कि कल हर टॉक शो में की गई कि आप काम ज़रूर करें, लेकिन आप घर से काम कर लें। वीडियो लिंक के ज़रिए आप बात कर लेते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि जनाब आप एहतियात करें, तो यकीनन हमारे जो हुक्मरान हैं वो चाहे किसी भी सीट पे मौजूद हो, उनसे लोग सीखते हैं, उनसे लोग जो है उनको फॉलो करते हैं। मैंने सीख लिया इनसे एक बात। क्या? ऑन लाइटर नोट ये मैं कह रहा हूँ, चाहे आपको कोविड-19 हो, आपको एक काम करना पड़ेगा। मैंने बिल्कुल सटाए वे में कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कोविड हो, सिम्टम्स हो या ना हो, आपको आइसोलेशन रखनी पड़ेगी। इसलिए कि अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं, आपको माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तो भी आपके आसपास जो लोग हैं उनमें से किसी को कोविड ज्यादा बुरी तरह से हिट कर सकता है। तो आप अपने साथ साथ दूसरों से प्यार की खातिर, दूसरों से मोहब्बत की खातिर, उनकी सेहत की खातिर जो है ना, अपने आप को थोड़ा सा घर में बंद रख लें। अच्छा जी, आगे बढ़ लेते हैं। अगर अब किसी ने कम आमदन जाहिर करने की कोशिश की तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टैक्स चोरों के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। आमदन छुपाई तो टैक्स का 50% जुर्माना भी होगा। इसके साथ ही साथ दुकान पर टैक्स नंबर आवेजा ना करने और इनकम टैक्स गोशवारी जमा न कराने पर 5,000 रुपये जुर्माना होगा। 5,000 से बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि 5,000 बहुत से लोग जिनके ज़राए आमदन ऐसे होते हैं जो कि डिक्लेयर नहीं होते, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया या यूट्यूब या इस तरह उस तरह, जो कैश पे डील कर रहे होते हैं, उनके हवाले से आई डोंट नो कैसे इसको मैनेज किया जाए। ये तो जो लेते होंगे उन्हें बताओ। हाँ नहीं, वैसे एक बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, देखें ये जो लोग करते होंगे तो ये मेरे ख्याल से अब ज़्यादा वही बता सकते कि इसमें वो आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए आगे। दूसरी जानिब हुकूमत को बिजली बिल्स पर 10% सरचार्ज लगाने और बिजली का टैरिफ मजीद महंगा करने का इख्तियार मिल गया है। अगले 2 साल में बिजली के नरखों में 5.5 रुपए फी यूनिट इजाफे का खदशा है। यानी जरा घबरा लेते हैं हम, थोड़ा सा घबरा लें। थोड़ा नहीं, ज्यादा घबरा लें हम। अच्छा नहीं, मेरे पास जो अगली खबर है उससे घबराहट कम हो जाएगी। वो बड़ी अच्छी खबर है। हमने बड़ी इस पर आवाज़ उठाई थी, और वो थी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो प्लान सामने आया था, जिसमें कर्ज की मालियत जो तय हुई थी, जो टीयर्स तय हुए थे, उसमें हमने तनकीद भी की थी, और जो हमारे गेस्ट थे वो भी कह रहे थे इसको
रिव्यू करना होगा। इवन जब मैं एक बैंक में गया और मैंने उनसे पूछा कि मामला इस तरह से और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये लोन लूँ और मैं एक घर या अपार्टमेंट बुक कराऊँ या लूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी आप रुक जाएँ, चूँकि अभी हमें खुद भी इब्हाम है, अभी इसको शायद रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू होगा क्योंकि अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और अब उसको रिव्यू किया गया है, चीज़ें कुछ बेहतर कर दी गई हैं। 10 मरला इसके लिए 50 लाख नहीं, अब आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। 5 मरला इसके लिए मिलेंगे जनाब आप 30 नहीं 60 लाख रुपए। यही नहीं, मार्कअप में मजीद कमी हो गई है। जो पहला साल है उसमें मार्कअप और कम कर दिया गया है, वो 3% है गालिबन, और उसके बाद जो लास्ट 5 ईयर्स हैं आई थिंक उसमें वो 5% कर दिया गया। तो ये और इसको कम कर दिया गया है जो मार्कअप होता है। और अच्छी बात है कि कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अब अपना घर बनाना जनाब कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपने करना ये कि थोड़ी सी हिम्मत और जमा कर लें आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इंसान ये सोचता है ना कि अपना घर बनाना है, बड़े ख्वाब होते हैं। और जनाब हम ये भी सोचते थे कि अच्छा इधर उधर से पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी छत हो जाएगी ना, बाद में सारी मुश्किलात देख लेंगे। तो हुकूमत वक्त ने ये चीज़ आपके लिए आसान कर दी है। ट्राई में है कि हम मंडे को इस पर मजीद एक सेगमेंट भी करें कि चूंकि इस्लामाबाद में हमने देखा कि अपार्टमेंट्स और घर जिनकी बैलेटिंग हुई और गरीब लोगों को मिले, अब उसके बाद कहाँ कहाँ पर किस किस शहर में ऐसी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स इस वक्त बनाई जा रही हैं, और अब इस प्रोजेक्ट के रिव्यू होने के बाद लोगों की राय क्या है, इस पर हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे। एक और अहम खबर है कि एक बड़ी कंटेनर शिप तेज हवाएं चलने की वजह से मिस्र की नहर स्विस में फंस गई है, जिससे दुनिया में तिजारत की अहम शाहराह में ट्रैफिक रुक गई है। 1300 फीट लंबे बहरी जहाज के नहर स्विस में फंसने के बाद हुकाम ने नहर में जहाज़ों के ट्रैफिक को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है, जबकि जहाज़ को निकालने के लिए इसके नीचे से मट्टी को खोदा जा रहा है। बहरी जहाज़ की मिल्कियत रखने वाली एक जापानी कंपनी जो ये कह रही है कि जहाज़ को निकालने के लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना, और ये अमल कब तक मुकम्मल होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। तकरीबन 150 बहरी जहाज़ इस इंतहाई अहम गुजरगाह में मौजूद हैं इस वक्त, और एक क्यू में लगे हुए हैं ताकि ये बहरी जहाज़ जब निकल जाएगा तो उसके बाद यहाँ से मूव कर पाएंगे। तकरीबन 150 साल कबल ये इंसानी हाथों ने बनाई थी स्विस कैनाल। दिस इज़ एन आर्टिफिशियल कैनाल। 193 किलोमीटर ये तवील है और उसकी जो चौड़ाई है वो 205 मीटर है, और कहा यह जाता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका 12% जो हिस्सा है वो इस नहर से गुजरता है। 22। अच्छा, मेरे ख्याल में 12%। अच्छा नहीं, हम हाँ ये भी हम कंफर्म कर लेंगे कि 12 है या 22 है, कि 1 और 2 वो है या फिर 2 और 2 है। तो जनाब अच्छा, वैसे कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे लोग बड़ा इस पर कहते कि स्विस कैनाल, लेकिन जब देखा तो नाला निकला। मैंने ये सोशल मीडिया पे पढ़ा था, मैं ये नहीं कह रही आप इजी हो जाएं, मैंने ये सोशल मीडिया पे देखा था। चलें, लेकिन ये देखें ना आप, मुश्किलात तो है ना। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसे सितारे की बात करते हैं जिसकी खिदमात गिरा कदर है। मारूफ नावल और ड्रामा निगार हसीना मोइन कराची में इंतकाल कर गई हैं, और मरहूमा ने ऐसे ड्रामे लिखे जो कि भुलाए नहीं भूले जा सकते। अनकही बातें, तन्हाइयाँ, धूप किनारे जैसे कई तारीखी ड्रामे हैं जो कि आज के दौर में भी हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद ये ऐसे ड्रामे हैं कि अब ऐसे ड्रामे ना बनाए जा सकते ना लिखे जा सकते। किरदार साजी हो ड्रामों के ज़रिए, ये फोकस रहा उनका। हमारी मेहमान थी कुछ वक्त पहले, साल 1.5 साल पहले, बड़े अच्छी नशस्त उनसे रही इसी स्टूडियो में, तो आज बड़ी याद आ रही हैं वो हमें, क्योंकि उस वक्त भी जो आजकल के ड्रामे उससे मुतालिक हमने उनसे गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने यही हमें कहा था कि अब होता यह है कि अगर एक स्टोरी बिक जाती है, एक स्टोरी वायरल हो जाती है, एक स्टोरी पर बहुत बात होती है, तो फिर सारे राइटर्स भी वो लिखते हैं और शायद डिमांड भी चैनल्स की होती है कि उस तरह की ही स्टोरीज़ लिखी जाएं। लेकिन उस वक्त में भी उन्होंने इनफरादियत को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, जो उनका एक खासा है वो उसी पर काम करेंगे और उसी तरीके से वो काम करते हैं। एनीवेज़ उनका इंतकाल दुख की एक घड़ी है उनकी फ़ैमिली के लिए स्पेशली, और ज़ाहिर है कौम के लिए भी। असासा थी हमारा। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक आई में होगी। जबकि एक और अफसोसनाक ख़बर जो कि हमारे तक पहुँची वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की पहली ख़ातून मेज़बान कंवल नसीर साहिबा, उनका भी इंतकाल हुआ, और उनकी फ़ैमिली की तरफ से कहा गया है कि तवील अरसे से अलालत थी उनकी, और गुज़श्ता चंद रोज़ से निजी अस्पताल में वो ज़ेरे इलाज भी थी। तो जनाब अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। यकीनन ये एक ऐसा दुख है जिसका हम अहाता अल्फाजों में नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का मारूफ बैंड स्ट्रिंग्स 33 साल के बाद अब ख़त्म हो गया है। फैसल कबाजी और बिलाल मकसूद ने सोशल मीडिया पर बैंड के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है। वो लिख रहे हैं कि जनाब हम खुशगवार अंदाज में स्ट्रिंग्स का इख्तिताम कर रहे हैं।
स्ट्रिंग्स पाकिस्तान के मकबूल तरीन म्यूज़िक ग्रुप्स में से एक था और ये भी हमारे साथ कुछ अर्सा पहले मौजूद थे जब ये 30 इनका एल्बम आया था और उसमें कुछ नए गाने और बड़े मज़े के गाने हम देखते थे कि पहले के गाने भी लोग नहीं भूल पाते और उन्होंने कुछ उसमें नया एडिशन भी किया था। बट ज़ाहिर है अब इस पर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, वी आर नॉट लाइकिंग दिस, तो आपको साथ ही रहना चाहिए, भी और काम करना चाहिए। बट उन्होंने कहा हम बड़े खुशगवार अंदाज से इसको अब ख़त्म करें, हम साथ तो रहेंगे, हमारा ताल्लुक़ खूबसूरत रहेगा, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन स्ट्रिंग्स नहीं रहेगा। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। हमारी कुछ टॉप स्टोरीज थी। आज का पहला मौजू उस पर हम बात करेंगे। एक इंस्पायरिंग स्टोरी हमने सिलेक्ट की है आज प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए। टंडो जाम से दो मेहमान जिनका आज हम आपसे तारुफ कराएंगे, नाबीना हैं लेकिन इनकी सलाहियतें ऐसी हैं कि देखने वाली हर आंख, हर इंसान दंग रह जाता है। कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसी सलाहियत, आंखें ना होने के बावजूद ऐसी सलाहियत है कि वो फ़ोन भी चलाते हैं, नंबर भी मिलाते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं। यकीनन अब आपके दिलों में सवाल उठा होगा कि कैसे, मेरे दिल में भी यही सवाल उठा कि कैसे भाई यासिर हुसैन की रिपोर्ट में जवाब मिलेगा। ये AWHP का ग्रुप है, इसमें तमाम डिसेबल, नाबीना सब फोन चलाते हैं, नंबर मिलाते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं आम इंसान की तरह सब कुछ करने वाले ये दो नौजवान नाबीना हैं और हाफिज़े कुरान भी हैं। यही नहीं, नकाश, सिंधी और इंग्लिश के साथ चीनी जबान पर भी उबूर रखते हैं। Ni hao, how are you? Wa han hao, I am fine. Nina, and you? Wa ya han hao, I am also fine. कंप्यूटर चलाने के भी माहिर हैं, जिन्होंने बीकॉम भी कर रखा है। ये नौजवान सहारे नहीं ढूंढ रहे बल्कि अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। हम कंप्यूटर भी बआसानी चला सकते हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इसके अलावा MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब हम बआसानी यूज़ कर सकते हैं सर। इसका हमने कोर्स किया है CIT और हमने टेलीफोन ऑपरेटर का भी कोर्स किया है। जो बड़े सेल होते हैं जिसके थ्रू हम कॉल ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं, उसका भी हमने कोर्स किया था। पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलती। वजीर आला सिंध ने 2017 में मुलाजमत का वादा किया था जो वफा ना हो सका। 2017 6 नवंबर को हमने सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने जो है प्रोटेस्ट किया था। हम जिस तंजीम के साथ गए थे, माजूरों की तंजीम थी AWHP, उनके जो चेयरमैन थे अब्दुल्ला खान कुराई, वो दूसरे दिन उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आला सिंध साहब से। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3 मंथ के अंदर अंदर जो है लेटर जारी कर देंगे इंटरव्यू करवाने के बाद। बासलाहियत नौजवान कहते हैं इन्हें मौका मिले तो सहारे ढूंढने के बजाय खुद दूसरों का सहारा बन सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। तो जनाब ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, जिंदा दिलाने लाहौर की बात करते हैं। जो बाजी ले गया किस चीज़ में, खूबसूरती में भी नहीं, सफाई में भी नहीं, बल्कि वो बाजी लेके जा रहे हैं कोरोना केसेस ज़्यादा हो जाने में, क्योंकि वहाँ के लोग एहतियात नहीं कर रहे। सूबाई दारुल हुकूमत में तबाही मची हुई है। कोरोना से 24 घंटे में मजीद 63 अफराद की जान चली गई है। अमवात की मजमूई तादाद 14,091 हो गई है। सबसे ज़्यादा ख़राब सूरत हाल, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त पंजाब की है। और अगर हम ये कहें कि कोरोना की तबाहकारी है एक जानिब और लाहौर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो एक तरफ है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लाहौर में सूरत हाल सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ख़राब है। दानियाल उमर की रिपोर्ट है, आज आपको दिखाते हैं। लाहौर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिंध, KP, गिलगित, आजाद कश्मीर और इस्लामाबाद के मजमूई केसेस से भी ज्यादा केस सूबाई दारुल हुकूमत में रिपोर्ट हुए। कोरोना ने शहर में 1366 मजीद लोगों को मुतासिर किया। लाहौर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह 18% तक पहुँच गई है। लाहौर के 12 सरकारी और 19 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज दाखिल होने से 75% ICUs मरीजों से भर गए। शहर के सरकारी अस्पतालों में मुख्तस 183 में से सिर्फ 56 वेंटिलेटर खाली हैं। ऑक्सीजन बेड्स पर भी 60% मरीज दाखिल हैं। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 51 अमवात रिपोर्ट हुई। 25 का ताल्लुक लाहौर से है।
जिला इंतजामिया ने लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 25 दुकानों और शादी हॉल्स को सील करके जुर्माने आयद किए हैं। दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। लाहौर में 30,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जबकि 70,000 से ज्यादा बुजुर्गों को वैक्सीन लगा दी गई है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। लाहौर की सूरत हाल। अब जरा आगे बढ़ते जुड़वा शहरों की बात करते हैं जहां पर कोरोना वबा का खौफनाक फैलाव जारी है। इस्लामाबाद में 57% वेंटिलेटर्स और 47% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों के ज़ेर इस्तेमाल हैं, जबकि अगर रावलपिंडी की हम बात करें तो वहां पर भी 20 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। अरहम खान दोनों शहरों की सूरत हाल हमें बताएंगी। जनाब, रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई हैं और इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, सरबराह कोरोना टास्क फोर्स। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल हम पाकिस्तान के बड़े शहरों में देख रहे हैं, वो चाहे कराची हो, वो चाहे इस्लामाबाद हो, वो चाहे रावलपिंडी हो, वो चाहे लाहौर हो, मुल्तान हो, सूरत हाल हर जगह एक तरह से बेकाबू हमें नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में तीसरी लहर अगर एहतियात ना की गई तो ज़्यादा मुतासिर लोगों को कर सकती है, या वो लेवल इसका थोड़ा सा हमें अब आगे आने वाले वक्त में कम होता हुआ नज़र आएगा? आपकी राय क्या कहती है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जी शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त तो ये फैल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है और कंट्रोल में करना जो है इसको लाजमी है इस स्टेज के ऊपर। ये सूरत हाल इस वजह से पैदा हुई है, दो वजूहात हैं। जी जी। एक तो ये कि ये अब ज्यादातर जो स्ट्रेन है वो मेरे ख्याल से वो B117 स्ट्रेन है, जो कि नया स्ट्रेन है जो बरतानिया में भी पाया गया था और फिर साउथ अफ्रीका वगैरह से फैला है और ये छा गया है और उस पुराने वाले जो वैरायटी थी उसको दबा दिया है इसने, और ये 70% ज्यादा तेजी से फैलता है और उसी वजह से बीमारी भी ज़्यादा हो रही है, अमवात भी ज़्यादा हो रही हैं। और इसमें जो तब्दीलियां आई हैं वो एक ये फुटबॉल नुमा वायरस होता है जिसके अंदर छोटी छोटी घुंडियाँ होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स कहलाती हैं और उनके ज़रिए ये दाखिल होता है। इन घुंडियों के ज़रिए खलिए के ऊपर हमला करता है, वहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे इन तब्दीलियों की वजह से इसका फैलाव बहुत बढ़ गया है। अता साहब, इसकी तब्दीलियों की वजह से फैलाव तो बढ़ गया, लेकिन क्या ये असरअंदाज भी मुख्तलिफ तरीके से हो रहा है? यानी जो सिम्टम्स पहले रिपोर्ट हो रहे थे उससे मुख्तलिफ सिम्टम्स रिपोर्ट हो रहे हैं? जो एज ब्रैकेट्स पहले ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहे थे जैसे कि बच्चे, वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे पहले हैं। अभी तक कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई कि ये अपने कैरेक्टर में बहुत ज्यादा तब्दील हुआ और फैलाव में तब्दील हुआ है उसकी वजह से अमवात भी ज्यादा हो रही है। ठीक है सर, चूंकि आपने खुद कहा कि 70% ज्यादा ये फैलाव इसका होता है, तो हमें क्या ये इस वक्त बात कर सकते हैं कि इस वक्त जितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में उसकी कितनी परसेंटेज ये B117 यानी यूके वेरिएंट वायरस है? इसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं इस वक्त। कराची यूनिवर्सिटी में जो जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च है जिसमें लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं इसकी पूरी सीक्वेंस डिटरमिन करने की इसके वायरस की, तो वहाँ पे हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद एनालिसिस की जा रही है मुख्तलिफ स्ट्रेन्स पर। और अभी तक ये हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये यही वायरस है जो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, लेकिन लगता ही है, जो एविडेंस अभी तक आ रही है उससे लगता यही है, लेकिन 100% अभी सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता। अताउर रहमान साहब, इमरान खान साहब को कोविड हुआ, क्या चेक किया गया कि वो कौन सा वेरिएंट था? जी नहीं, ये जो है वो जब तक के वो सैंपल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएं और उसके जेनेटिक एनालिसिस नहीं किए जाए, और वो जो है वो फौरी तौर पे घंटा 2 घंटे का काम नहीं होता, ये पूरा जीन की एनालिसिस होती है। कोई 30,000 मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए के, उनमें हर जगह पर एनालिसिस देखना पड़ता है कहाँ तब्दील हुआ है। तो इस तरह का जेनेटिक एनालिसिस जो है हर पेशेंट के ऊपर मुमकिन नहीं है। जनरली रैंडम सैम्पलिंग लेकर और किया जाता है और वही किया जा रहा है इस वक्त इस इदारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ज़रा समझाएं, कराची पे ये तीसरी लहर इतनी मेहरबान कैसे हो सकती है? क्या टेस्टिंग की वजह यहाँ पर हम समझे कि कम है, या फिर हम ये समझे कि वाकई यहाँ पर SOPs को बहुत बेहतर तरीके से फॉलो किया जा रहा है, जो कि हमारी नज़र में तो नहीं आते? आप क्या समझते हैं कि कराची में लाहौर की निस्बत बहुत ही कम तादाद में लोग जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं?
मेरा ख्याल है हमें इसके ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए कि क्या वाकई यहाँ बहुत कम है। मेरे ख्याल से शायद ये बात ना हो जब तक कि सही तरीके से हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करें और चेक नहीं करें कि कितने लोग मुब्तला हो चुके हैं और कौन से लोग बहुत से माइल्ड सिम्टम्स हैं आते ही नहीं है। तो ये डेटा जो है बहुत वेरी करता है। लेकिन सर इस वक्त पूरे मुल्क में हो तो ये रहा है कि जिसको सिम्टम्स होते हैं, जिसको ये वायरस तंग करता है, नॉर्मली वही टेस्ट कराते हैं। जिसने बाहर जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, वो टेस्ट कराता है। यानी अगर ये लाहौर में ज़्यादा फैल रहा है, अगर ये इस्लामाबाद में ज़्यादा फैल रहा है, तो टेस्टिंग का जो एक पैटर्न है वो वहाँ भी सेम है जैसा कि कराची में। क्या हम इससे ये समझें कि पहली और दूसरी लहर में कराची की जो पॉपुलेशन है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा लोग अब निपटा चुके हैं कोविड-19 को। दैट इज़ द रीज़न कि थर्ड वेव में कराची ज़्यादा उसमें हमें नज़र नहीं आ रहा पॉजिटिविटी रेशो। ये एक मुमकिनात में से है, लेकिन जब तक सही थॉरली एनालिसिस न कर लिया जाए, क्योंकि कितने सैंपल्स आप रोजाना एनालाइज कर रहे हैं, किस किस्म के लोग आ रहे हैं जिनकी एनालिसिस हो रही है, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। और फिर वो कौन सा स्ट्रेन है जो कि इस पर डोमिनेट कर रहा है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये वेरिएंट की स्ट्रक्चर बदलता जा रहा है। लेकिन सर अब तक जिस तरह हम देख रहे हैं कि तीसरी वेव हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और जो सारे हालात रहे आपके सामने, आप इस पर काम करते रहे हैं, डेटा आपके सामने आता रहा है, क्या ऐसी कोई बात इस वक्त की जा सकती है कि इतने फीसद पाकिस्तान की आबादी कोविड-19 से मुतासर हो चुकी है? मे इट बी एसिम्प्टोमेटिक? जी बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग जब तक नहीं होगी, जो कि हमने कहीं नहीं है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब कि आप आम आदमी जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं है, आप उनके थ्रू आउट द कंट्री एनालिसिस सैम्पलिंग करें और फिर देखें कि कितने लोग मुब्तला हुए हैं। लेकिन ये तो पहले दिन से सर बात हो रही है रैंडम सैम्पलिंग की, स्मार्ट सैम्पलिंग की, हो तो नहीं रही सर, होगी भी नहीं। जी बिल्कुल नहीं, और ये कहा भी नहीं जा सकता कि कितने लोग हैं जब तक कि आप रैंडम सैम्पलिंग नहीं करेंगे। क्या हुकूमत इस सम्त में सोच रही है कि रैंडम सैम्पलिंग की जाए या बस छोड़ रखा है इन हालात को, इन्हीं हालात के ऊपर? रैंडम सैम्पलिंग के बारे में अभी तक मेरे इल्म में कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि की जाए, और जब तक ये नहीं की जाती जब तक आप कह नहीं सकते कि मुल्क के कितने परसेंट। ठीक है, अब सर वैक्सीनेशन पर आ जाते हैं। आर यू सेटिस्फाइड विद द वैक्सीनेशन ड्राइव? कि जब कुछ मुल्कों में हम देखते हैं, इवन बांग्लादेश में जहां पर तकरीबन 46 लाख से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो हो चुकी है, जनवरी में उन्होंने स्टार्ट कर दी थी पूरी पॉपुलेशन के लिए, और पाकिस्तान यहां पर अभी तक सिर्फ 60+ की वैक्सीनेशन हो रही है। क्या हम पीछे हैं? क्या हम स्लो हैं? क्या हमने ताखीर की है? क्या हमने कोताही की है? बात यह है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे मुनहसर है, हमारे हाथ में नहीं है। आप 5 करोड़ डोजेज अगर आपके पास आज आ जाएं तो आपकी बहुत तेजी से सैम्पलिंग वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो आपके पास जितने वैक्सीन आती जा रही हैं, मुहैया होती जा रही हैं, उस हिसाब से आप इसको सर। लेकिन अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क, इतना फर्क तो नहीं है ममालिक में, वहां पर अगर वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी तेज हो तो इसमें हमारा फिर फेलियर कहीं ना कहीं तो है। बांग्लादेश जैसा मुल्क जो आप कह रहे हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं आगे बढ़ चुका है। पिछले 20 साल के अंदर जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, तो इकोनॉमिकली देखें, इक़्तिसादी तौर पे देखें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखें, एक्सपोर्ट देखें, हर पैरामीटर में बांग्लादेश जो है आपसे कहीं आगे है इस वक्त। तो बांग्लादेश जैसा मुल्क कहना नहीं, पाकिस्तान जैसा मुल्क कहें कि कितने पीछे रह गए हम इक़्तिसादी तौर पे, कि हम बांग्लादेश के मुकाबले में हर शोबे के अंदर पीछे हैं और हमें कैचअप करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ठीक सर, कुछ नई वैक्सीन से मुताल्लिक भी क्या पाकिस्तान में इस वक्त फेज 3 ट्रायल हो रहा है? जी, इस वक्त जो फेज ये सिनोफार्म का और कैंसिनो बायो का तो ट्रायल्स हुए हैं हमारे पास। किसी तीसरी वैक्सीन के अभी तक कोई ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं, हालांकि नेगोशिएशन चल रही हैं 1-2 कंपनीज के साथ, लेकिन अभी शुरू नहीं हुए, एग्रीमेंट साइन नहीं हुए। लेकिन ट्रायल्स करना जरूरी नहीं है अब, क्योंकि ट्रायल्स तो मुख्तलिफ ममालिक में हो। ठीक है, यानी हमें फिर वो वैक्सीन प्रोक्योर करनी चाहिए जिसकी एफिकेसी ज्यादा है, और अगर ये बात दुरुस्त है तो हम कैंसिनो बायो या साइनोफार्म पर रिलाई क्यों कर रहे हैं? एस्ट्राज़ेनेका की बात भी क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट मॉडर्ना और फाइजर जिनकी एफिकेसी ज्यादा है? फाइजर तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, व्हाट अबाउट मॉडर्ना? -80 डिग्रीज का है
और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज है मॉडर्ना और ये जो टेक्नोलॉजीज है इनमें खतरा भी है, क्योंकि ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड नहीं है। ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और प्रूवन टेक्नोलॉजीज नहीं है। ये जो फायदा है सिनोफार्म में और या कैंसिनो बायो में कि ये स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज हैं कि वायरस को वीक करके फिर आपको इंजेक्ट किया जाता है, तो ये रिलायबल है, सेफ है और बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल की जा चुकी है। तो हमारे लिए ये, लेकिन दूसरी आप भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका है, ये इंपोर्ट कर सकते हैं अगर मुनासिब दामों में मिले और अवेलेबल हो। स्पुतनिक 5 एक बात, स्पुतनिक 5 सर, स्पुतनिक 5 भी इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके डेटा भी मुनासिब है और इसमें 2 जेनेटिक वेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये भी इंपोर्ट की जा सकती है, लेकिन दाम मुनासिब होने चाहिए क्योंकि दाम ही तो मुनासिब नहीं है सर। स्पुतनिक 160% ज्यादा पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि महंगी मिलती है, तभी तो एमनेस्टी इंटरनेशनल खत लिखती है पाकिस्तान को। जो प्राइसेस बैनुल-अक़वामी तौर पे चल रहे हैं वैक्सीन के, वो 200 से 400 रुपए पर डोज है और पाकिस्तान में जो बात हो रही है वो 5 से 8 हज़ार रुपए पर डोज है। तो आप देख लें इंडियन जो वैक्सीन एस्ट्राजेनेका जो है वो तकरीबन 300 रुपए पर डोज के हिसाब से भारत बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज द रीजन? क्या उन कंपनीज को नवाजा जा रहा है या वो कंपनीज ब्लैकमेल कर रही हैं कि अगर ये कीमत का तयन इस तरह से ना किया तो हम नहीं लगाएंगे? मेरे ख्याल से ड्रैप को देखना चाहिए कि बैनुल-अक़वामी प्राइसेस क्या हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें कि जो प्राइसेस एस्ट्राजेनेका की हैं वो $2.25 है, यानी कि 300 रुपए की डोज है एस्ट्राजेनेका की। एक लास्ट जुमला सर, इन हालात को देखते हुए जिस तरह की वैक्सीन अवेलेबिलिटी है पाकिस्तान को हम लगा रहे हैं, आपकी नज़र में, आपकी राय में क्या पाकिस्तान को कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए फॉर 2 वीक्स टू कंट्रोल दिस वायरस? मेरे ख्याल से इसका जवाब जो है एनसीओसी बेहतर दे सकता है कि रोजाना आपकी बुनियाद पे वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत 5-6 हज़ार जगहों पर लॉकडाउन कर रखा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे रिलाई करना चाहिए। कोई कोविड-19 का पेशेंट आपके ख्याल में उसे मीटिंग करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अब बिग नो। बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने मीटिंग की सर, उस पर आपकी राय क्या है? क्या चीज? इमरान खान साहब ने मीटिंग की, शिबली फराज साहब ने ट्वीट की, लोगों ने तनकीद की, आपकी राय क्या है उस पर? नहीं, वो डिस्टेंस से कर रहे हैं, मास्क। इसका मतलब है कोविड-19 का कोई पेशेंट मास्क लगाकर डिस्टेंस के साथ इनडोर मीटिंग कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एहतियात करनी जो है वो एहतियात जरूरी है और एहतियात अगर करेंगे तो ये अपने लिए और अपने साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बेहतर है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। और जैसा कि शुएब को भी ये था कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो क्या ये वाकई हो सकता है कि आप कोविड के पेशेंट और आप इंडोर में मीटिंग कर सकते हैं? आपकी राय क्या कहती है? मेरे ख्याल में तो नहीं करनी चाहिए। जब टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल पाकिस्तान की बात है, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, व्हाई नॉट डूइंग दैट? एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, आपने खतरों के खिलाड़ियों के किस्से बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बहुत ज़्यादा आप इंस्पायर भी हुए होंगे, लेकिन उनमें से कभी अगर आपकी मुलाकात हुई हो तो आपने ये यकीनन जाना होगा कि वो कितनी मुश्किलात से दो चार होते हैं और कैसे ख़ुद को महफूज रखते हैं। लेकिन जब बात होती है दूसरों की हिफाजत के लिए तो ये असल हीरो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी हथेली पर रखते हैं और दूसरों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं कि कभी भी उनकी जान जा सकती है। हम बात कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज आबिद फारूक की। यकीनन वैसे तो ये पूरा जो अमला है हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है, लेकिन इनके लिए ज़िंदगी कैसे मुश्किल होती है या ये कैसे इन मुश्किलात से निमटते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमें बताएंगे। मेरा नाम आबिद फारूक है और मैं सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट इंचार्ज बॉम्ब डिस्पोजल रेड जोन। जो बम जो बड़े जो बम है तकरीबन 500 के करीब हैं, बाकी जो हैंड ग्रेनेड और दूसरी चीज़ें हैं ये तो अलग है, इनकी तो तादाद कई गुना है। ये बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है, याद लगाएं, ये अभी कोई घंटा पहले अभी इसकी ग्लो भी नहीं सकती है। ब्लास्ट हुआ है
सुरागोट अलासिफ स्क्वायर के पास जो है ब्लास्ट हुआ है। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ पर 3 लोगों की जो है डेड बॉडियाँ जो है टुकड़ों में जो है, किसी का सर, किसी की टांग, किसी का, वो पड़े हुए थे वहाँ पर। ये करीब एक टैक्सी खड़ी हुई है, ये ज़रा टैक्सी को तो चेक करेंगे, टैक्सी में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं जब टैक्सी के पास गया हूँ तो उसके अंदर जो है, आप यकीन करें कि 300 केजी के बम उसके अंदर जो है, 2 कंटेनर उसमें थे, 2 उसमें शेल थे, एक ईरानी प्रेशर कुकर था और 2 रिमोट कंट्रोल उसमें छुपाए हुए थे जो ढूंढना नामुमकिन थे। 5 अलग अलग उसमें डेटोनेटर लगाए हुए थे। अगर एक डेटोनेटर मिस हो जाए तो दूसरा, दूसरा हो जाए तो तीसरा, यानी कि उसने आप सूरत पर फटना था। और अगर वो खुदा न खास्ता, अगर वो हम हिम्मत हार जाते और उसको डिफ्यूज़ ना करते तो अब्बास टाउन वाला जो है वाक़या जो है वो दोबारा जो है रूनुमा होता है। आप यकीन करेंगे ये ज़मीन से पानी निकला था, इतना बड़ा हादसा होना था। ये 2014 के 5वें महीने की बात है। मेरे घर में तकरीब थी और मिलाद का प्रोग्राम था और बहुत बड़ी तकरीब थी और मेहमान भी आए हुए थे। उसी दौरान जो है सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर के सामने जो है वो बम की इत्तला आ गई कि जी वहाँ पर बम रखा हुआ है। तो मैंने अपनी टीम को जो है रवाना कर दिया। मैंने कहा हो सकता है कभी कभार झूठी इत्तला भी होती है या इस तरह का होता है वाक़या। वो जब मेरी टीम वहाँ पहुँची उन्होंने देखा तो वो कम अज़ कम 100 केजी का बम था और बिल्कुल LED उसकी लाइट जल रही थी। किसी वक्त भी जो है रिमोट से उसको ब्लास्ट किया जा सकता था। तो उन्होंने कहा जी हमारे बस की बात नहीं है, हम इसको डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। फिर मैं तकरीबन सारी घर की तकरीब छोड़ छाड़ के जो है, खाना भी आ चुका था, सब कुछ था, तो मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे इत्तला आ गई है। उन सब लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और अल्लाह ने किया मैंने वहाँ पहुँचा हूँ और पहुँच के मैंने उसको 100 केजी के करीब वो बम था जो केमिकल के ड्रम के अंदर बनाया गया था। रिमोट कंट्रोल था, बाल बेरिंग की प्लेटें नीचे लगी थी, उसको डिफ्यूज़ किया। ख्यालात तो बहुत सारे आते हैं, बच्चों के भी आते हैं, बीवी बच्चों के आते हैं और घर के मामला, लेकिन सबसे पहले जो है वो लोगों की जो ज़िंदगी है। देखें अगर अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया है, अगर हमने इतने कोर्स किए हैं और हमें इस डिपार्ट के अंदर आए हम, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाकर जो है अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं उस वक्त। 2013 से 15 तक ऐसा भी हुआ कि कई दफ़ा जो है ना एक बम डिफ्यूज़ करके आ रहा हूँ मैं और अभी घर पहुँचा हूँ और दूसरे की इत्तला आ गई, तो वो मजबूरन घर वालों से जो है ना झूठ बोलना पड़ता था कि मुझे जो है SSP साहब ने बुला लिया या DIG साहब की कॉल आई है, इमरजेंसी में बुलाया मुझे ना। लेकिन वो जब TV खोलते थे, न्यूज़ वगैरह देखते थे, तो उसमें जब देखते थे कि मैं फ़लाँ जगह पे जो है वो बम नगारा कर रहा हूँ, क्योंकि मीडिया वाले तो वो कई दफ़ा लाइव भी दिखा देते थे, तो ये वो फिर मुझे कहते तुमने तो झूठ बोला था, तुमने तो कहा था जी मैं मुझे DIG साहब ने बुलाया और तुम वो फ़लाँ जगह पे हमने TV में देखा तुम बम नगारा कर रहे थे। मेरी 2 बेटियाँ 1 बेटा है, उनको पता है, लेकिन वो भी जब मैं को बड़ा इंसिडेंट बड़ा काम करके आता हूँ, खुश होते हैं वो कि पापा आपने जो है हमने TV में देखा, आपने इतना बड़ा जो है वो बम नगारा किया। हमें भी टेंशन रहती है, बस इनके लिए दुआएं मांगते हैं कि खैरियत से हो। हमारी तो यही दुआ होती है। ये बता के नहीं जाते, जब भी चले तो जब कोई कॉल आती है, बम की कॉल आती है, किसी चीज़ की आती है, तो मुझे बता के नहीं, किसको बताऊंगी तो मुझे जाने नहीं देगी। बाद में जब जाते तो मुझे बताते मैंने बम वहाँ निकारा किया है, उधर किया है, तो कहना मैं कहा मुझे आपने बताया नहीं,
मैं पढ़ के कुछ फूंक के आगे ऊपर दे देती कि खैरियत से जाओ, आप खैरियत से आओ। हमारे एक हैदराबाद के जो है एक्सपर्ट जो है शहीद हो गए थे टंडोवाला यार में, एक क्रैकर को नकारा करते हुए फिर उनको जख्मी हालत में कराची लाया गया था। तो मैं बड़ा करीब था उसके, और वो सलीम नाम था सब इंस्पेक्टर, तो मेरे साथ जॉर्डन ट्रेनिंग की उसने की थी। जॉर्डन में भी हम इकट्ठे रहे। तो जब मैंने उसका पूरा सीना, उसका छलनी देखा, सीना उसका बाजू, उसमें ये बाल बेरिंग और कीलें लगी हुई थी, जख्मी हालत में उसको लाया गया। और उसका ये एक हाथ जो है ये बिल्कुल सारा अंगूठा उंगलियां उड़ चुकी थी, पूरा हाथ जो है ख़त्म हो चुका था। बहुत तकलीफ में था, सारी रात तकलीफ में था वो। मेरा बेजमेंट था, बड़ा मैं दुख हुआ उस बेचारे का। दुख होता तो है कि आज इसकी हालत है, इसकी जगह अगर हम होते तो रात भर तकलीफ में रहा और सुबह वो बेचारा उसकी डेथ हो गई। बड़ा सी भी गलती समझ लें कि वो आपकी ज़िंदगी की जो है ना वो आखिरी गलती होगी। वो गलती आना इसमें वो नहीं है, बड़ा सोच समझ के हिम्मत के साथ काम करना पड़ता है। मुझे यकीन है अगर अल्लाह ने हमारी मौत इसी तरह लिखी है, इसी बम को नकारा करते हुए, तो बड़ी अजीम मौत होगी। इसमें हम शहीद होंगे, लोगों की जानें बचाते हुए अगर हम शहीद हो जाएं तो इसमें बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं अब बिल्कुल भी बड़े से बड़े बम भी हो इंशाल्लाह अब डरते नहीं हैं। जबरदस्त रिपोर्ट है हमारे रहमान खान के। और अब लेंगे हम ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। कराची में पहली मरतबा 2 ख़वातीन अहलकारों को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक जोन डिस्ट्रिक्ट साउथ में तैनात लेडी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल सुमाविया और ट्रैफिक जोन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट रजिया को पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल राइडर तैनात किया गया। इन एहलकारों ने हमारे क्या कहना चाहिए हमें बेसिकली रोक लिया, हमारे एंकर यानी हम दोनों को, हम दोनों यानी मेरे साथी एंकर महक और महक के साथ एंकर शुएब को रोक लिया। फिर क्या हुआ आपको दिखाते हैं। महक हमारे पीछे ट्रैफिक पुलिस एहलकार आ रही हैं। आई डोंट नो व्हाई। मैंने पहले वैसे नहीं देखी ये ख़वातीन पुलिस एहलकार कराची की सड़कों पर। मेरे ख्याल से कराची की सड़कों पे इस तरह से पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस में भर्ती किया गया ख़वातीन को, और आज ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। सायरन भी दे रही हैं। आई डोंट नो, हमें तो नहीं सायरन दिया जा रहा। ये तो हमें इशारा कर रही है। हमें लेकिन जल्दी है महक। क्या बात करना चाह रहे हैं? इशारा करिए साइड पे लगाने का। अच्छा निकल जाऊं? नहीं आप रोके पूछते हैं क्या मसला है। जी भाई आपने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है। बिल्कुल नहीं पहना। मैम सॉरी, इसलिए हम बहुत जल्दी में जा रहे हैं। भाई जितने भी जल्दी उनका सीट बेल्ट पहनना चाहिए आपको। लाइसेंस है आपके पास? ड्राइविंग लाइसेंस? लाइसेंस भी नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं बांधा है आपने। जी एक्चुअली प्लीज अभी हमें बहुत जल्दी में जाना है, अगर जाने दें प्लीज आप हमें। नहीं अभी आप थोड़ा सा आगे चल जाए, यहाँ दूर है। आप आगे आ जाए, बात जाने देना। एक्चुअली शादी आप आगे आ जाए, आगे बात कर लेंगे। आगे आप छाँव में आ जाए, यहाँ दूर है। हम आगे जाएंगे तो चलान करेंगे, लेकिन अब रोक रही हैं अपने से, तो रुकना पड़ेगा। देखते हैं। लगता है मैं कि आज चलान होगा। मुझे लग रहा है कि आज चलान। नॉर्मल चीजें, बेल्ट ना पहना, लाइसेंस ना रखना। चले लेट्स सी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली हम बहुत जल्दी में जा रहे थे, तो प्लीज़ अगर आप हमें जाने दें।
भाई आप जल्दी पे जा रहे हो, बात ठीक है आपका, आप जितने भी जल्दी है इमरजेंसी हो आपका काम, खुदा ना खासी तरह आपका एक्सीडेंट हो जाए फिर आप क्या करेंगे? सीट बेल्ट भी नहीं आपके पास, नहीं आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है जी। तो आप नेक्स्ट टाइम ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने साथ रखो, सीट बेल्ट लाजमी आप पहना करें, ठीक है ना? सीट बेल्ट के बगैर नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, ये हमने आपको क्या दिखाया? ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जो हमें रोका, ये कराची की सड़कों पर अब बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एहलकार, खातून ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोक सकती है। मैं और महक जा रहे थे, हमने सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जो भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करेगा तो मर्द हजरात, तो यानी मर्द एहलकार तो मौजूद होंगे। अब ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट साउथ में स्पेशली तैनात की गई हैं, सुमाविया एंड रजिया, जिनसे आज हमने आपकी मुलाकात करानी और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनकी, आज हमने इसकी बात करनी है। तो जनाब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप बड़ी बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। मुझे बताएंगे कितना मुश्किल होता है? हम तो बड़ी आसानी से रुक गए, एक अच्छा शहरी होने का हमने सबूत दिया। लोग रुकते हैं? नहीं, कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग रुकते नहीं और बहुत बेसबाजी भी करते हैं जी। क्या क्या मुश्किलात होती हैं? कब सुबह आती हैं यहाँ पर? वापसी का क्या टाइम है? सुबह हम लोग तकरीबन 11 बजे हम लोग पहुँच जाते हैं अपने पॉइंट पे, ड्यूटी पॉइंट पे, और 4 बजे ऐसे निकल जाते हैं। तो आपके साथ साथ और भी ख़वातीन मैंने देखे मौजूद? मेरे साथ समाविया, हम 2 ही लेडीज़ अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, शारा फैसल पे कर रहे हैं हम लोग। शारा फैसल पर? अच्छा, सिर्फ शारा फैसल को चूज़ करने का क्या मकसद है? अभी हमें ऑर्डर तो सिर्फ शारा फैसल का है, वैसे हम पूरे कराची में पेट्रोलिंग करेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा इससे हट के बात करती हूँ। मुझे ये बताएं, कभी सोचा था बाइक चलाऊंगी इस तरह से सड़कों पे, लोगों को बाइक के साथ साथ अपने इशारों पे रोको? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं साइकिल चलाती थी, मुझे शौक था शुरू से बाइक चलाना। मैंने अपने लिए 70 लिए, खुद अपना पर्सनल मेरी बाइक है। पर्सनल 70? क्या बात है, यानी इसके अलावा ड्यूटी के अलावा भी आप बाइक चलाती हैं? बाइक चलाती हूँ जी। मैं PSL की ड्यूटी करती थी तो वहाँ मैं अपने बाइक पे आती जाती थी। तो DSP सर सही थे, मुझे देख ले कह रहा DIG से ऊपर से ऑर्डर आया कि लेडीज़ भी पेट्रोलिंग करेंगे, आपको बाइक आती है तो आप चलाती, मैंने आपको देखा है, आप पेट्रोलिंग के लिए आ जाए। मैंने कहा ओके सर, मैं आ जाऊँगी। कराची सबसे बड़ा शहर, यहाँ का एक बड़ा मसला ट्रैफिक भी है। जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लोग रश में फंस जाते हैं, तो रज़िया क्या करती हैं? जब रोड ज़्यादा रश होते हैं, कराची है माशाल्लाह आबादी ज़्यादा है, तो इसमें ट्रैफिक ज़्यादा होता है कि ट्रैफिक हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, रश वो माशाल्लाह ख़त्म हो जाता है, ठीक होता है, गाड़ियाँ रुकती नहीं है। तो यहाँ से जाके क्या करती है? रोटी छोटी, खाना शाना, किचन विचन? मैं यहाँ से जब घर जाती हूँ तब सबसे पहले मैं दोनों बच्चों से देखती हूँ, उनको तक्कर मेरा ख़त्म हो जाता है, बच्चों से प्यार करती हूँ अपनी, और खाना वगैरह बच्चों को फिर खिला देती हूँ। उससे पूछती हूँ कि सारा दिन क्या किया, स्कूल गई है नहीं और ट्यूशन गई है नहीं। क्या बात है। चले अब सुमाविया के पास भी चलते हैं, और उनसे जानते हैं कि इतनी बहादुरी, इतनी हिम्मत और इतनी धूप में, इतनी तपती हुई धूप में जो बाइक चलाती हैं, ये हिम्मत कैसे आती है? हमें रोका था इन्होंने ये सायरन बजा के रोका था ऐसे साइड पे। तो जब हम एक्टिंग कर रहे थे ना, हमें थोड़ी एक्टिंग भी आती, तो मैंने शुएब से कहा, मैंने कहा शुएब बेटा चलान का वक्त आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुने? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों को रोकती हैं तो मैंने उनसे भी सवाल किया था, हमारी तरह शराफत से रुक जाते हैं या फ़ौरन निकल जाते हैं? देखिए 50% जो पब्लिक है वो तो रुक जाती है आपकी तरह बिल्कुल। जो 50% ऐसे हैं जो नहीं रुकते, उनको काफ़ी पीछे जाके रोकना पड़ता है। अच्छा सुमाविया, इस वक्त भी हम देख रहे हैं एक कॉन्वॉय गुजर रहा है, एक माहौल होता है कॉन्वॉय से गुजरना। इस वक्त ट्रैफिक को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पर आपने लोगों को रोका, वो लोग गाड़ियों से निकल कर, बाइक से उतर कर आप लोगों से बात करते हैं कि हमें जाने दो, हमें जल्दी है। ये मामला भी होता है? जी अक्सर होता है, लेकिन जाहिर सी बात है, हमें ऑर्डर है तो हमने उसको फॉलो करना होता है, चाहे कोई भी इमरजेंसी हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है तो हम उनको दूसरे रूट से निकाल देते हैं। अच्छा, तो जो लोग आपको समझ जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं समझते, आप कैसे डील करती है? आप, मुझे लगता है थोड़ा सा इनको देखना गुस्से वाला अंदाज है, दबंग वाला स्टाइल। डांटती भी है? नहीं, डांटते तो नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं, आपको तो पता ही पाकिस्तान अवाम ये वो बहुत रोनर होती है, लेकिन हमें तरस आ जाता है, हम वार्निंग कर दे के छोड़ देते हैं। वैसे नहीं, मुझे बस हमें बताएं कि ऐसा होता है बाइक वाला रुका, चलान उसका आपने करना था, लेकिन वो रो ही पड़ा हो कि ना करो, 100 रुपये का भी ना करो, 200 रुपये का भी ना करो, और तरस आ गया। नहीं, एक बार ये ऐसा हुआ है कि चालान हुआ, लेकिन वो बहुत रो रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो फिर हम लोगों ने उसे छोड़ दिया, खुद ही पे कर दिया था। वो खुद पे किया? जी, क्योंकि एक बार चालान कट गया तो पे तो वो होना है। जी होना है। अच्छा, ज़्यादातर जो वायलेशन है वो किस चीज़ की हो रही है? लाइन की वायलेशन हो रही है,
हेलमेट की वायलेशन हो रही है, सीट बेल्ट की हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए ज़्यादातर जो वायलेशन हो रही है बाइक वाले तो हेलमेट के, अगर हेलमेट होगा भी तो वो या तो वो बैक पे रख देंगे या तो सामने रख देंगे, वेयर नहीं करते। और दूसरी चीज़ ये है कि सेल फोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं ड्यूरिंग ड्राइविंग, और यही हादसा की वजूहत बनती है। यानी जो इस वक्त ज़्यादा हादसा हो रहे हैं उसकी एक मेन कॉज मोबाइल फ़ोन का यूजेज है। क्या ये मामला होता है कि जब एक मर्द को आपने रोका है ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हुए और एक औरत को रोका है, अगर मर्द ज़्यादा बात सुनते हैं या कि औरतें ज़्यादा बात सुनती हैं? बदतमीजी कौन करता है? बहस करने की औरतों में आदत होती है। कौन करता है? जी ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि फीमेल जो होती है वो ज़्यादा आगे से आर्गूमेंट्स वगैरह करती रहती हैं, वो जो बात नहीं मानती। वो जो आर्गूमेंट खातून करती है वो मर्द अहलकार से ज़्यादा करती है कि आपसे भी करती है? मुझसे भी करती हैं, जाहिर सी बात है। मैंने उनको देखा वो अक्सर वायलेशन करती हैं, जानबूझ के करती हैं। जानबूझ के करती हैं, लेकिन चलाती बहुत अच्छी है गाड़ी। मुख्तलिफ जगह में देखा, लेकिन जानबूझ के वायलेशन इसलिए तो नहीं करती, उन्हें पता कोई पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा तो हम निकल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आपने भी अपना कोई पर्सनल होंडा 70 रखी हुई है? नहीं पर्सनल तो नहीं रखी हुई, 150 होंडा चलाती रही मैं। ये बचपन से शौक था? नहीं बचपन से तो शौक नहीं था, बस फील्ड में आए तो बस फिर काम करना पड़ता है। क्योंकि कभी सोचा था ट्रैफिक को मैनेज करेंगी बाइक पर? नहीं, ये तो जो नसीब में लिखा वो कहते हैं ना, नसीब में होता है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। समा का सलाम, नया दिन का सलाम। इस सख्त मौसम में कराची के शहरों को फैसिलिटेट करने के लिए, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये ज़बरदस्त यहाँ पर काम करें। तो चलते हैं आगे, SSP ट्रैफिक, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। ख़वातीन एहलकारों से तो हमने बात की। SSP ट्रैफिक साउद अहमद साहब साथ मौजूद हैं, मॉनिटर लगता है ट्रैफिक यहाँ पर कर रहे हैं। वेरी टफ के ज़ाहिर है एहलकारों का यहाँ होना, अफसरान का यहाँ होना और इस सारे मामले को मैनेज करना इस स्टाफ। उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कि क्या कभी ऐसा मामला होता है कि कोई खातून कोई ट्रैफिक वायलेशन करे या फॉर दैट मैटर वो कोई ख़िलाफ़ वर्जी करे और जब एक एहलकार जाए बात करने के लिए तो आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इसलिए ख़वातीन एहलकारों का होना ड्यूटी पे सड़कों पर ज़्यादा ज़रूरी हो गया? जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है और बाज़ औक़ात ये सूरत-ए-हाल पेश आती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है हमारे, तो जो मर्द एहलकार हैं उनके शाना बशाना हमारी ख़वातीन एहलकार वो भी ट्रैफिक के ऊपर अपने रोड के ऊपर अपने फ़राइज़ अंजाम देती हैं और साथ रहती हैं। खातून से बात करेगी या कि जो खातून एहलकार होंगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, जहाँ भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन होगी वो जाकर उसको देखेंगी? हाँ नहीं, वो इर्रिस्पेक्टिव विद जेंडर होगा, हम सिर्फ उनको महदूद नहीं रखेंगे। हाँ जहाँ पे कोई लेडी वायलेटर होगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भी वो असिस्ट करेंगी, लेकिन ओवरऑल वो जनरल जो है वो रोड यूज़र्स उनको डील करें। एक लाइटर नोट मुझे बता दें, कभी ऐसा होता है मर्द एहलकार शिकायत करें ये ख़वातीन नहीं सुनती हमारी, ख़वातीन एहलकारों को तैनात करो वही करेंगी बात इनसे? नहीं ऐसा नहीं है। और जो हमारी लेडी ड्राइवर्स हैं वो निस्बतन अच्छी गाड़ियाँ चलाती हैं, निस्बतन रूल को ज़रा ज़्यादा। कराची में ख़वातीन ज़्यादा अच्छी ड्राइवर हैं? हाँ मेरे तजुर्बे में ये है कि वो एटलीस्ट वो लॉ को खुद से वायलेट नहीं करती, वो बहुत एहतियात से बहुत तरीके से गाड़ी चलाती हैं। ये जी बड़ा अच्छा मैं कहूँगा कि उन्होंने इसका खुलासा कर दिया कि जो मर्द हजरात हैं वो अगर कहीं ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं और एहलकार रोकते हैं तो वो समटाइम्स बदतमीज़ी भी कर देते हैं, लेकिन खातून जो है एक तो वो करती नहीं है वायलेशन, अगर उससे ना समझी में हो जाए तो समझाना आसान होता है। जनाब आप कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बाइक पर, या फिर किसी से मिलने जा रहे हैं, अपने प्यारे से मुलाकात करने जा रहे हैं, आपने करना ये है, ये वो हेलमेट जो आपने आगे रखा हुआ है आपने इसको पहनना है, क्योंकि आप इसको पहनेंगे आपकी ज़िंदगी महफूज रहेगी और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज रहेगी। मेरे ख्याल से मैंने सही तरीके से पहना दिया है, बाकी वो खुद फिक्स करेंगे। तो आपने अब करना ये, मेरी बात माननी है कि हेलमेट पहन के घर से बाहर निकलना है, क्योंकि ये आपके लिए और आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है।
हम आपको अगले मनाजिर दिखाने वाले, आप भी उनमें खो के रह जाएंगे। पसनी के साहिल पर आपको लेकर चलते हैं, रेत के शाहकार दिखाते हैं। 3 दोस्त ऐसे जिन्होंने 3D सैंड आर्ट की शुरुआत की है और बलूचिस्तान के साहिल को सजाने का बीड़ा उठाया है। इस काम का उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता, ना कोई सरकारी सरपरस्ती है, लेकिन कर क्यों रहे हैं? ताकि बलूचिस्तान की खूबसूरती हमारे सामने आ सके, पूरी दुनिया में सामने आ सके, और ये पहचान, इनका जो आर्ट है अब इनकी पहचान बन रहा है। सदाकत बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। मैं हुसैन ज़ैब पश्चिमी सैंड आर्ट सर्कल का एक आर्टिस्ट हूँ। हमने 2012 में बीच सैंड आर्ट का जो इफ्तिताह किया है तो एक टीम वर्क की शक्ल में मैं, हुसैन ज़ैब, बारिली गोवर और ज़ुबैर मुख्तार। हम तीनों ने इस बीच को अपना कैनवस बनाकर मुख्तलिफ आर्ट के जो बनाए हुए मसलन के पैटर्न है, स्कल्पचर है या स्केच बीच है, हम ये बना रहे हैं। 26 दिसंबर 2012 को हमने इस पूरे रीजन में सबसे पहले अमीन, हम तीनों दोस्तों ने ये काम यहाँ पे शुरू किया था। दो 2018 में पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा हमने बीच 3D आर्ट का शाहकार बनाया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको, इसके लिए हमें प्रोग्राम मिले, तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम तीनों आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया। ज़बरदस्त, खूबसूरत। आगे बढ़ते हैं, हम खबर है एहतसाब अदालत में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात केस की समाअत हुई है। ख्वाजा आसिफ को जेल से पेश नहीं किया गया और जज जवादुल हसन ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश आखिर कहां तक पहुंची है। और ये भी कहा गया कि सीधी तरह कह दीजिए कि बिसात बिछ चुकी है, अदालतों को परेशान क्यों किया हुआ है। समाअत के हवाले से मजीद बात करेंगे। शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। जी शाहिद। जी, आज जो है ख्वाजा आसिफ की पेशी होनी थी, जुडिशल रिमांड उनका ख़त्म हो रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, इसलिए उनको कोविड से बचाने के लिए अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। जिस पर अदालत ने ये कहा कि पुलिस, जब अदालत कहती है कि पुलिस अदालत के बाहर हालात कंट्रोल करे तो तमस्कर उड़ाया जाता है। ये कोई बात नहीं है कि एक बड़ा आदमी मुल्जिम बन गया है तो उसे कोविड की वजह से अदालत में पेश ना किया जाए। अदालत ने हुक्म जारी किया है कि तमाम मेडिकल अथॉरिटी आइंदा एहतियात करें, आइंदा ऐसी रिपोर्ट आई तो सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अदालत में आज जो है तफ्तीशी से भी पूछा गया कि किस हद तक जो है वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर तफ्तीशी ने कहा कि तफ्तीश अभी तक चल रही है और जल्द जो है इस मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिस पर जज ने कहा क्या नैब को 25 साल चाहिए तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए। फाजिल जज उन्होंने ये भी कहा कि सीधा कहो कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इससे मुताल्लिक। आगे बढ़ेंगे। मज़ारबा स्कैंडल में कोरोना का शिकार एक गवाह एहतसाब अदालत में पेश हो गया और इसी वजह से कमरा अदालत में खलबली मच गई। और डिटेल्स लेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल बताएगा क्या मनाजिर देखने में आएंगे। ठीक है, सुहेल से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मज़ारबा स्कैंडल जिसमें कोरोना का शिकार एक गवाह जो कि एहतसाब अदालत में पेश हुआ और जैसे ही गवाह एहतसाब अदालत में पेश हुआ कमरा अदालत में खलबली मच गई और अब तो मुझे लग रहा है इस मनाजिर में कोई बंदा ही नहीं नजर। और महक, नैब का ये गवाह अमीर हैदर मलिक, इन्होंने कहा कि मुझे हो गया है कोविड, छेती करो, मेरा बयान रिकॉर्ड करो। नैब गवाह ने खुद को कोविड का मुतासिर बताया तो अदालत में दौड़ें लग गई। एहतसाब अदालत नंबर 2 इसको फौरी तौर पर खाली कर दिया गया। जज आजम खान समेत वकील फौरी तौर पर कमरे अदालत से निकल गए या भाग गए। दौड़े लग गई ना, दौड़े लग गई। कोरोना से बचाव के लिए कमरे अदालत में हंगामी बुनियादों पर स्प्रे किया गया है। मुतासरा नैब गवाह को फौरी तौर पर वापस भेज दिया गया है। ये एक बेहतियाती हुई है, इसको कंडेम करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। 1 साल से भी जायद हो चुका है ये बात करते हुए कि एहतियात करनी है, मास्क यूं भी लगाना है, लेकिन जो कोविड से मुतासर शख्स होता है उसको क्वारंटीन या आइसोलेशन में रहना होता है जब तक कि उसके सिम्टम्स होते हैं। एटलीस्ट 10 days फ्रॉम द डे 1 ऑफ द सिम्टम उसको आइसोलेशन
आइसोलेशन में रहना चाहिए, लेकिन ऐसे में एक ऐसा गवाह पेश हुआ है जिसने कहा कि मुझे हो गया है कोविड, मेरा बयान रिकॉर्ड कर लो। और उसके बाद हमने देखा कि क्या मनाजिर आए कि जज समेत जो दीगर लोग थे वो चले गए। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद। सुहेल, बताएगा आखिर हुआ क्या जब इस शख्स ने बताया कि वो कोविड पॉजिटिव है तो सब लोग भाग गए? क्या मनाजिर आए देखने में? जी देखें, कुछ ऐसी सूरत हाल थी क्योंकि आज LNG रेफरेंस समेत अहम मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थे। शाहिद खाकान अब्बासी भी उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे जब एक गवाह जो है वो खुद रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि मुझे केस में तलब किया गया है, लिहाजा पहले मेरा बयान कलमबंद कर दिया जाए। पहले तो उनकी बात नहीं सुनी गई क्योंकि उस वक्त LNG रेफरेंस पर समाअत जारी थी, लेकिन जैसे ही शाहिद खाकान अब्बासी वापस बाहर निकले हैं तो गवाह ने दोबारा कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरा बयान जल्दी रिकॉर्ड किया जाए। इस पर जज की जानिब से उनसे ये पूछा गया कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि वो कोरोना का शिकार हैं, वो कोरोना मुस्बत हैं और अदालती नोटिस मिला था बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। सुहेल, सिर्फ बयान दिया, सिर्फ ये कह दिया कि कोविड पॉजिटिव है, या कोई रिपोर्ट भी साथ लाए तो ये ना हो कोई शुगल लगाया हो? नहीं, शोएब, उन्होंने उनके हाथ पे एक कैनोला मौजूद था और वो बजाय लग भी ऐसा रहा था कि जैसे उनकी कोई ट्रीटमेंट चल रही है। इसी पर उनसे जज ने ये पूछा था कि आपको ये कैनोला और इस वक्त सुहेल कितने लोग मौजूद थे कमरा अदालत में? शोएब, उस वक्त 40 से 50 लोग मौजूद थे जिसमें हुसैन लवाई, शाहिद खाकान अब्बासी समेत और सबने मास्क पहने हुए थे सुहेल? जी देखिए, वहाँ पर उस वक्त हजूम ज्यादा था और गवाह जो है वो रोस्टम पर खड़े थे और उनके करीब जाकर शायद खाकान अब्बासी भी खड़े रहे, वकला भी दीगर हम शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी, जैसे कि आप सुहेल हमें बता भी रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और हुसैन लवाई साहब भी मौजूद थे। बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। तो ये जो शख्स ने हाजिरी दी है इंस्पायर होकर भी दी जा सकती है, किसी से सीखा होगा शायद कि इम्पोर्टेंट होता है काम करना जरूरी होता है, एहतियात करना भी जरूरी होता है, ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। तो अभी हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। म्यूजिक की लगी बैठक कहां पर महक गई थी और किससे रही उनकी मुलाकात, दिखाते हैं आपको। यूं लगी है तेरी लगन, बेताबियों में भी मजा आने लगा, कह रहा मन तेरा नशा, जज्बात पे दिन रात पे छाने लगा, हर पल कहे don't go away, आ पास आ, ओ ओ ओ जबरदस्त जनाब, मौसम है सुहाना, दिल है दीवाना, तो लाजिम है गुनगुनाना। मैं गुनगुना नहीं रही, अम्मार बेग हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अम्मार, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो जनाब इनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान के सुपर गुलूकार वारिस बेग के साहबजादे आज मेरे साथ मौजूद है और मुझे शर्फ उन्होंने बख्शा कि मैं लाइव बैठ के इनका म्यूजिक सुनूं। तो जनाब एक नया टैलेंट सामने आ रहा है। वारिस बेग के गाने मैं तो बड़े सुनती थी, आज उनके बेटे से भी सुनूंगी। लेकिन सबसे पहले अमार, जो आपने गाना गाया, ये क्या अब्बा ने कहा था कि बेटा अब तुमने गुलूकारी करनी है, या खुद से था कि नहीं अच्छा मैंने अब गुलूकारी की तरफ आना, सिंगिंग? मुझे महक शुरू दिन से, सिंस आई वाज अ किड, मुझे पैशन था मेरा म्यूज़िक। मैं पापा को देखता था, बाकी सिंगर्स को देखता था। इतनी अच्छी लाइफ और क्रिएटिविटी का शौक़ है मुझे वैसे ही, तो मुझे बचपन से ही शौक़ था म्यूज़िक का। बट आई वेंट टू अमेरिका, मैंने वहाँ पे पढ़ा, पेरेंट्स का जोर था इस चीज़ पे कि यू शुड हैव अ डिग्री एट लीस्ट। सब कुछ करके मैं बोर हो गया था उस लाइफ से, सो आई केम बैक टू पाकिस्तान और अपना इसको एज अ करियर परस्यू करूँ, एंड आई कैन नॉट कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। चले जनाब, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम आपको जो है ना आपके अब्बा की तरह भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आपका पहला गाना है? ये मेरा पहला ओरिजिनल है। आई हैव डन अ फ्यू कवर्स जो कि मैंने कोरोना के टाइम में मुझे टाइम मिला। अच्छा, वो आपने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, यूज़ किया? बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ, बट मेरा ख्याल है आर्टिस्ट कम्युनिटी को या एंटरटेनमेंट बिजनेस को बहुत बूम मिला इसकी वजह से। सो आई वाज एबल टू स्पेंड सो मच टाइम विद माय डैड, और क्योंकि मैं अमेरिका था तो हमारा एक डिस्टेंस भी था बीच में, तो पापा के साथ बहुत टाइम गुजारा मैंने, उनके साथ क्लासिकल मैंने सीखा। वी वर्कड ऑन सो मेनी सॉन्ग्स। मैंने बेसमेंट में अपनी घर की स्टूडियो बनाया,
तो मेरे लिए वो एक मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, जैसे आपके मतलब माशाल्लाह अब्बा के तो गाने बड़े मशहूर है ना, मतलब पूरी पाकिस्तानी अवाम फैन है उनकी, जिस तरह से वो गाते हैं। तो अब्बा से कुछ टिप्स वगैरह लेते रहते हो कि अच्छा मुझे ये इस तरह से बता दे, उस तरह से बता दें कि मैं ऐसे कर लूँ वैसे गा लूँ? एब्सोल्युटली, आई एम सो ब्लेस्ड। और मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी मेरे पापा ही हैं। मैं जो गाना बनाता हूँ सबसे पहले उनको सुनाता हूँ। और ऑफ कोर्स वी वर्क टुगेदर, इट्स ऑलवेज अ जॉइंट वेंचर। एक्सप्रेशन, लफ्ज़ की अदायगी, आपको पता ही है सबको माशाल्लाह कि जब मेरे पापा ने म्यूज़िक शुरू किया, वो फिल्म इंडस्ट्री का म्यूज़िक का रिवाइवल था, एक नई आवाज़ थी। तो आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड कि मुझे अगर टिप लेनी होती है तो भाई अब्बा घर पे मौजूद हैं। एब्सोल्युटली ये ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे अमार ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे में कि जनाब अच्छा एक गुलूकार का बेटा है तो बड़ा अच्छा गाता होगा, ठीक है, अगर उसने बुरा गा दिया तो ये तनकीद की जाती है कि भाई तुम तो इतने अच्छे सिंगर के बेटे हो, तुमने गाना अच्छा नहीं गाया। ऐसा अभी तक कुछ सुनने में मिला है? अभी तक तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ सुनने को मिला नहीं है। बट देयर इज़ सो मच वेट ऑन माई शोल्डर्स बिकॉज ऑफ दिस। बहुत प्रेशर है क्योंकि पापा ने इतना नाम बनाया है। तो अगर मैं उस जो प्रीसेट ये जो बार है उसको मीट नहीं करूँगा या उसको एक्सीड नहीं करूँगा, तो बात नहीं बनेगी। तो बट लोगों को पीपल थिंक कि ओह जस्ट बिकॉज यू सेलिब्रिटी सन, आपके लिए बहुत ईजी है फील्ड में आना बिकॉज योर डैड हैज कनेक्शंस। एक्चुअली मैं यही आपसे पूछना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी हो जाती है कि ओके सेलिब्रिटी का बेटा है, सेलिब्रिटी की बेटी है, तो भाई इसके लिए तो आसान है चीज़ें करना। बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है क्यों? क्योंकि अगर मेरे पापा की एग्जांपल लें, मेरे डैड की, वो तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं मेरिट पे करो जो करना है। मैंने I'm not gonna make a phone call for you। तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा भी होता है क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ एक लेबल आपके साथ ज़रूर रहता है कि ये इसका बेटा है, ऋतिक रोशन इसका बेटा है, राकेश रोशन का, अभिषेक बच्चन। सो दैट्स ऑलवेज गोना स्टे विद यू। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी स्टेप लो, you have to be very careful about it। लेकिन देखिए ना, ये चीज़ बड़ी आसान है कि जब आप काम करते हैं या जब आपका काम देखा जाता है तो फिर पता चल जाता है कि अच्छा बंदे में या बंदी में टैलेंट है या नहीं। किसी का बेटा होना या बेटी होने से आई डोंट थिंक सो कि अब कोई फर्क पड़ता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो चुके हैं और लोग इजीली जज कर लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कभी घर में ऐसा हुआ है कि अम्मा ने कहा कि नहीं भाई मेरा जो बेटा है वो तो सिंगिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा, अब्बा ने कहा नहीं ये तो सिंगर ही बनेगा, ऐसी कोई लड़ाई वगैरह घर में? क्योंकि हमेशा ऐसा होता ज़रूर है घरों में। I've been so fortunate, so lucky enough कि बचपन से जो भी करने का दिल चाहे, कुछ भी लेने का दिल चाहे, पेरेंट्स ने कभी ना नहीं किया। मेरा एक छोटा भैया, he's into business, I love music, तो उसको बिजनेस में सपोर्ट करते हैं मेरे पेरेंट्स, मुझे म्यूज़िक में हर तरीके से। So I have been very very fortunate कि मैं एक तो इस घर में पैदा हुआ। माशाल्लाह। So no complaints। अच्छा, वैसे यकीनन जो आपके अब्बा गाते थे उनका तो कोई मुकाबला नहीं है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो कोई अब्बा का सॉन्ग अगर आप गुनगुना दें? ज़रूर, मैं वो आपको गाना सुनाऊंगा जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था। अच्छा, अब्बा के गाने पे? हाँ, I was just 3 years old। हाँ। और उस वक्त मेरे 3 साल के थे। 3 साल का था। अच्छा। और उस वक्त ये गाना वायरल था। हाँ। मैं जैसे सुनाऊंगा आपको पता भी लग जाएगा। ओके, चलो, हो सकता है मेरा फेवरेट हो। चलो एब्सोल्युटली। कल जब देखा मैंने चाँद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में। चूमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में। ओ कल शब देखा मैंने चाँद रोके में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। वाह, अच्छा, मेरा तो ये बहुत फेवरेट गाना है। और जैसे आप कह रहे हैं कि आप 3 साल के थे, तो जब आपने 3 साल की उम्र में परफॉर्म किया तो क्या कमेंट दिया अब्बा ने? बस पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। उसकी वीडियो भी है घर पे कहीं पे बनी हुई है मेरी। It was my birthday। सब शौक थे कि ये हो क्या रहा है, ये बच्चा कर क्या रहा है। तो
सारे बड़े हैरान हुए कि इसके अंदर स्पार्क है, ये कुछ करेगा। अच्छा, घर में सबसे बड़े हैं आप बहन भाइयों में? मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, और एक भाई आपसे छोटे हैं? जी बिल्कुल। और गाने का शौक सिर्फ आपको है? सिर्फ मुझे है। और छोटे वाले को शौक नहीं है? He's a very good listener। अच्छा, वो सुनता बहुत अच्छा है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई ये नहीं सही किया, ऐसे नहीं, ऐसे क्योंकि वो मेरी उम्र का ही है, ऑलमोस्ट इस यूथ ऑफ पाकिस्तान। जो भी मैं गाना बनाता हूँ मैं उसको ज़रूर सुनाता हूँ, उसका रिएक्शन लेने के लिए कि उसको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है। अच्छा अमार, आपने यूथ ऑफ पाकिस्तान की बात की। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आपकी नज़र में उन लोगों को किस तरह से अपने टैलेंट को खुद से परफॉर्म या खुद से प्रमोट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है महर कि पर्सनली जिस तरह मैं करूँ, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड लेबल, कोई कुछ नहीं, कोई ऐसी सिफारिश नहीं, अपने बलबूते पे आपने बस फिगर आउट करना है कि आपके अंदर टैलेंट क्या है। इफ यू थिंक यू गुड इनफ, इट्स वेरी सिंपल। आपका कंटेंट अच्छा हो, मेक अ नाइस यूट्यूब चैनल, उस पर आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट डालते रहो। अब बैक इन द डेज जब मेरे पापा काम करते थे 90s, लेट 80s, 90s, उस वक्त बहुत मुश्किल था मशहूर होना। exactly। अब तो इतने मीडियम्स हैं, इतना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टिकटॉक, फेसबुक, यू नेम इट, तो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो सकते हो आप, बट दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया। उस सक्सेस को यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट। सबसे ज़रूरी जिस तरह आजकल कुछ वीडियोस वायरल चल रही हैं, एज यू नो एंड वी ऑल नो, वी हैव टू सी कि 6 months later, a year later, वो लड़का या लड़की क्या कर रहे हैं। तो जस्ट बी कंसिस्टेंट और अपने टैलेंट को साथ साथ पॉलिश करते रहें। प्लस यू शुड ऑलवेज हैव एजुकेशन। ये भी ज़रूरी है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली टैलेंट को या आर्ट को उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जिस तरह दीगर ममालिक में दी जाती है। तो इट शुड ऑलवेज बी योर प्लान बी। Plan A should be education. If you're educated, you can always go anywhere, get a nice job. आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा अमार, एक और चीज़ लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आप अभी एक गाने पर काम करें, ये गाना किसी फिल्म के लिए है या फिल्म में गाने के लिए कभी सोचा है कि अच्छा अब बस ये अब मैंने फिल्मों के लिए गाना है, ये ड्रामास के लिए गाना है? मैं आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली मूवीज़ तो बन नहीं रही हैं यहाँ पे। हाँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, कोई कुछ अच्छी तो बन रही है ना? कुछ अच्छी बन रही है, मगर उनके अंदर भी वो म्यूज़िक बहुत सिलेक्टिव है। वो किसी प्रोड्यूसर से कोई गाना खरीदा जाता है, किसी प्रोड्यूसर से कोई गाना खरीदा जाता है, और वो लगता है कि जैसे फोर्स किया जा रहा है मूवी के अंदर गाना, जस्ट बिकॉज द सॉन्ग इज गुड। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको मूवी में डाल दो। बट ये जो ओरिजिनल मैंने भी सुना है, इसका मैं म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ। अच्छा। मैं अमेरिका फ्लाई कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। हॉलीवुड में एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये हॉलीवुड के लिए? जी, हॉलीवुड के लिए नहीं, इट्स एक्चुअली फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारा जो उर्दू समझने वाली कम्युनिटी है, बट मैं थोड़ा डिफरेंट कर रहा हूँ इसका वीडियो, जस्ट फॉर अ डिफरेंट टेस्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसको मैं अमेरिका में शूट कर रहा हूँ। अमेरिका में शूट कर रहे हैं, और ये एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जितना नया टैलेंट होगा वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आएगा। उनका नया दिमाग है, वो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएगा। तो मैं चाहूँगी लास्ट में दोबारा से गाना सुना दें। ज़रूर ज़रूर। मैं आपको एक गाना जिसका मैंने कवर किया है एटलीस्ट अ मंथ अगो, तो वो आपको सुनाता हूँ। ओके। फिर उसके बाद आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, ज़बरदस्त, वेरी टैलेंटेड मार बेग हमारे साथ मौजूद थे। और मेरी दुआ यही है कि भाई जिस तरह से इनके अब्बा ने नाम कमाया, पाकिस्तान के लिए काम किया, ये भी उतना ही काम करे और उतना ही नाम कमाए। अमार, गुड लक, अल्लाह पाक इसी तरह से आपको तरक्कियां दे। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा कि अगर
आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, माई हैंडल इज़ इट्स अमार बेग, तो प्लीज़ फॉलो करें एंड व्हाटएवर यू ड्रीम फॉर, गो फॉर इट, और आपको अल्लाह पाक इंशाल्लाह वहाँ ज़रूर पहुँचाएगा। ज़बरदस्त जी, फ़ौरन से एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। मारूफ नॉवल और ड्रामा निगार हसीना मोइन साहिबा को ज़रा याद करते हैं जब हमारी बनी थी मेहमान। एक मौजू था कि क्या जो आजकल के ड्रामे हैं उनकी वजह से फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक राइटर की होती है? क्या हमारी गुफ्तगू हुई, एक झलक आपको दिखाते हैं। तलाक बड़ा नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगता है ड्रामों से, आपको लगता है कि ये एक वजह है जिसका इम्पेक्ट सोसाइटी पे आ रहा है? देखें, अदब का, ड्रामे का, मौसीकी का, इन तमाम चीज़ों का असर सोसाइटी पे तो पड़ता है, और का असर इसलिए ज़्यादा पड़ता है कि ड्रामा हमारे यहाँ देखा जाता है, घर में बैठ के लोग बाकायदा देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ें जब पेश की जाती हैं तो बग़ैर ये सोचे समझे कि इसका असर क्या होगा, हमारे यहाँ पेश की जा रही हैं, और इसकी ज़िम्मेदारी एक पे नहीं होती, राइटर पे भी होती है, डायरेक्टर पे भी होती है, और चैनल ओनर पे होती है कि वो किस तरह से इन चीज़ों को जाने दे रहे हैं। सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा तो सब कुछ नहीं होता। आप अपनी अगली जनरेशन को तबाह कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपनी कोठियाँ बना लेंगे, बंगले बना लेंगे और दौलत जमा कर लेंगे। दिस इज़ नॉट फेयर। यस। तो हमारे प्रोग्राम से जुड़ी एक छोटी सी याद उनकी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। शाहिद हुसैन से बात करेंगे। शाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी, शहबाज शरीफ जो जिस केस में गिरफ्तार है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है उन पर, उनकी फैमिली पर, अब उन्होंने भी इसके अंदर अपनी दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है, और उनका मौक़िफ़ ये है कि इस केस का रेफरेंस दायर हो चुका है, ट्रायल जारी है। वो कई माह से इसकी जो जेल में कैद हैं, और करीब भी इसका ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने का चांस नहीं है। मजीद तफ्तीश के लिए उनकी कस्टडी भी नैब को नहीं चाहिए, और ना ही उनसे कोई दस्तावेजात मतलूब हैं। इसलिए जब तक इस केस का ट्रायल मुकम्मल नहीं होता उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आपका बेहद शुक्रिया। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, कोविड-19 पॉजिटिव हैं तो एहतियात कीजिए, आइसोलेशन में रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।